Experience the care of Narayana Health. हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर शो लेट्स टॉक हेल्थ। आज हम इस हमारे आइकॉनिक सीरीज़ के 43rd एपिसोड में पहुंच गए हैं और नो बेटर वे टू सेलिब्रेट टुडेज़ एपिसोड बट टू टॉक अबाउट चिल्ड्रन। और आज हम बच्चों के बारे में कुछ बात करेंगे। कुछ पेरेंट्स ने हमें ये सजेशंस दी थी कि कुछ कॉमन जो बच्चों की शिकायतें होती हैं उनके बारे में बात करें। और आज दो ऐसे टॉपिक्स पे स्पेशली बच्चों से रिलेटेड, एक तो भूख और उनके फूड हैबिट्स के बारे में, और दूसरा गला ख़राब होना, नाक से पानी आना, खांसी, जो नॉर्मल हमारे पेरेंट्स के ज़्यादातर कंसर्न्स होते हैं। इन दोनों टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। और आज इन दोनों टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर बिलाल खान, जो सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स हैं हमारे नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम में। और वो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे एज ए पेरेंट्स, जो आपको कई बार ये चीज़ें बॉदर करती हैं। सो डॉक्टर बिलाल, वेलकम टू द शो लेट्स टॉक हेल्थ। थैंक यू कमांडर बाली। और इससे पहले हम प्रोग्राम की शुरुआत करें, आप अपने बारे में ऑडियंस को कुछ बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू कमांडर बाली फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉपुलर हेल्थ टॉक शो। And I am Dr. Bilal Khan. I am newborn and child specialist and heading the pediatric department at Narayana Super Specialty Hospital, Gurugram, where we are taking care of children on outpatient and inpatient basis both. But my key area of interest is pediatric ICU. So I am a trained pediatric intensivist, where we do take care of children who are very sick and they need intensive care monitoring or some sort of organ support. And also we do take care of very highly dedicated and complex surgeries like post liver transplant, post kidney transplant and post bone marrow transplant. थैंक यू डॉक्टर बिलाल। सो थोड़े इतने ज़्यादा क्रिटिकल एरियाज में से अलग हटके नॉर्मल डे टू डे बातों में करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स ने कहा है कि आप हमारी ऐसी बातें भी कीजिए। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है और चुप नहीं करता एंड वो खाना नहीं खाता। सो बच्चे का रोना, खाना ना खाना, इसके बारे में ज़रा बताइए, ये क्यों होता है और क्या प्रॉब्लम होती है जब ये बच्चे को होती है? तो कमांडर वाली, जैसे ये एक ऐसा रोना एक ऐसी है कि जो हर पेरेंट्स के लिए कंसर्न है, ठीक है। और ख़ास तौर से छोटे बच्चों में जब उनकी लैंग्वेज डेवलप नहीं होती है, और ये टाइम हो गया है कि 2 साल से पहले का टाइम, तो उनको अगर कोई भी चीज़ कहनी होती है या कोई भी चीज़ कन्वे करनी होती है या किसी चीज़ पे डिसएग्रीमेंट दिखाना होता है तो दे ऑलवेज क्राई, ठीक है। और पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि क्योंकि वो अपने कंसर्न्स नहीं बता पाते या कोई भी चीज़ नहीं बता पाते, दे विल जस्ट क्राई। तो पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये रो क्यों रहा है। जनरली अगर कोई बच्चा सिर्फ इसलिए रो रहा है कि उसे कोई अपनी जिद पूरी करनी है, तो ये पेरेंट्स बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है। और तो या फिर वो इंडिकेट करेगा कोई चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हेल्थ कंसर्न के बारे में हम देखें तो जनरली 2-3 चीज़ें हैं कि जब बच्चा कोई बहुत ही डिस्कम्फर्ट में हो और या बस उसको पेट दर्द हो रहा हो, जनरली उन चीज़ों में वो ज़्यादा रोता है, जहाँ पेरेंट्स थोड़े से ये हो जाते हैं कि बिल्कुल फंसी कि क्या रहा है एंड दे डोंट अंडरस्टैंड। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जैसे जनरली 6 मंथ से छोटा हो या कुछ हो, तो जनरली हम बात करते हैं कि उनको कॉलिक पेन बहुत होते हैं, ठीक है। उनका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि क्यों होते हैं, शायद गाटी मैच्योर होती है उनकी, अभी नए फूड मिल्क इंट्रोड्यूस हुआ है, थोड़ी सी लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। सो बट दे यूजुअली क्राई मोर ऑन इवनिंग टाइम्स, ठीक है। अभी एकदम ठीक खेल रहा है बच्चा, एकदम से सडनली बहुत ज़्यादा क्राई करने लग जाएगा। तो जनरली ये कॉलिक पेन्स होते हैं, 15 दिन के जनरली स्टार्ट होते हैं और पीक करते हैं ये अबाउट 4 to 6 वीक पे, और जनरली 90% केसेस में 3 महीने पर ख़त्म हो जाते हैं या फिर मैक्सिमम 6 मंथ पे वो एंड हो जाते हैं। तो ये कॉलिक पेन है, इसकी कोई ये बहुत सीरियस पेन नहीं होते हैं, ये बहुत बच्चा थोड़े बहुत देर बाद ठीक हो जाता है वो जनरली, और कभी कभी उसमें मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये चीज़। दूसरा, आपने मुझसे सवाल पूछा कि वो खाता नहीं है, ठीक है। ना खाने का बच्चों का बड़ा एक पेकुलियर सा बिहेवियर है और वो उनके डेवलपमेंट को भी शो करता है बेसिकली। तो जैसे थोड़ा सा जनरली 6 मंथ तक ये प्रॉब्लम किसी पेरेंट्स को नहीं आती। जब बच्चे को आप पिलाना चाहो, जब उसको बॉटल दे दो या ब्रेस्ट फीड करा दें, ठीक है, तो वो बच्चे पी लेते हैं जनरली। ये 6 महीने के बाद जनरली उन्हें ज़्यादा स्टार्ट होती है कि बच्चे वो नहीं खाते हैं। उसमें मेन रीज़न उनके 3 हैं, 2-3
मेन रीज़न है, जिसमें एक सबसे बड़ी वजह ये है, एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। जो भी नई चीज़ दोगे, हमारा एकदम से होता है कि नई चीज़ को वी ऑलवेज से नो। सो अब 6 महीने का हो गया, अब नए नए फूड्स को इंट्रोड्यूस होंगे, कुछ किसी दिन दो दिया, उसको टेस्ट पसंद, उसको खा लेगा, कुछ नया दोगे मना कर देगा या नहीं खाएगा, ठीक है। एक तो चीज़ ये। दूसरा है, उनमें एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी आती है कि वो हर चीज़ अपनी पसंद का करना चाहते हैं, अपने चॉइस से खाना चाहते हैं, अपने हाथ से खाना चाहते हैं और अपने तरीके से खाना चाहते हैं। तीसरी एक चीज़ और होती है कि उनका ना बहुत ही डिस्ट्रैक्टिव बिहेवियर होता है, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। अगर उनके खाने की सराउंडिंग में अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है, मान लीजिए कोई टीवी चल रहा है, स्क्रीन ऑन है, या कुछ और बच्चे प्ले कर रहे हैं, कोई बड़ा बच्चा, बड़ा भाई बहन है उनका, तो वो उनकी तरफ ज़्यादा एंगेज हो जाएंगे, खाने को वो कम एंजॉय करते हैं। तो जनरली ये रीज़न होते हैं। सो डॉक्टर साहब, जो आपने चीज़ें बताई वो ज़्यादा मुझे सीरियस नहीं लगी। दीज आर नॉर्मल प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन, यू नो, जिसको जैसे आपने कहा ये दर्द, इट इज़ नॉट अ वेरी सीरियस थिंग। बट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पेरेंट्स को ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, कि ये अब जो हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है, या थोड़ा सा इसमें ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो आप ज़रा ऑडियंस को ये बताइए कि व्हाट आर द रेड फ्लैग्स जो पेरेंट्स को ध्यान में रखने चाहिए कि दिस इज़ नॉट समथिंग विच विल गो अवे, ये कोई नॉर्मल इनोसेंसी पेन नहीं है या बिहेवियर नहीं है। व्हाट आर दोज रेड फ्लैग्स फॉर द पेरेंट्स? देखिए, मेरे पहले सवाल में हमने नॉर्मल की तरफ ज़्यादा बात करी, क्योंकि 95% केसेस में दे आर बिनाइन पेन्स या जो भी है। लेकिन हाँ, 5% केसेस में देयर कुड बी ए ऑर्गेनिक कॉज, ठीक है, जिसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं बहुत साधारण शब्दों में कहूँ तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि एक नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल में दिखने वाला बच्चा, एक जस्ट थोड़ा बहुत पेन, डिस्कम्फर्ट या रो रहा है हल्का हल्का, और उसकी कोई डेली टू डेली जो एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे उसका सोना हो, उसका खाना हो, उसका प्ले हो, कुछ भी इफेक्टेड नहीं हो रहा है, तो जनरली पेरेंट्स ये मान सकते हैं 99.9% कि उसकी कोई भी सीरियस अंडरलाइन प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर चाइल्ड अनवेल दिख रहा है, थोड़ा सा उसकी क्राइंग में थोड़ा सा जो एक दर्द वाली चीज़ जो चेहरे पे आपको झलकती है, बच्चों के माँ बहुत अच्छे से पहचानती है इस चीज़ को कि ये नॉर्मल क्राई नहीं है, ठीक है, ये पेनफुल क्राई है इसकी। दूसरा, बच्चा मूव भी नहीं करना चाह रहा, वो बेड पे लेटा के उसको जरा सा भी वो मूवमेंट करता है, उसको एग्रीवेट हो जाती है वो चीज़ है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कोई अंडरलाइन चीज़ है, प्रॉब्लम है इसमें, ये एकदम से सेटल नहीं होगी। और प्लस कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली भी बात है, जैसे मान लिया कुछ पेन है या डिस्कम्फर्ट है, उसके साथ में कुछ वॉमिटिंग्स हो रही हैं, उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, उसको फीवर है, उसको अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो गया है, उसको कहीं ब्लड वॉमिटिंग में आ रहा है या मोशन में आ रहा है, या उसका पेट फूल रहा है, तो ये सारे रेड फ्लैग साइंस हैं जो ये बताता है कि ये जो पेन एब्डोमेन है ये नॉर्मल वाला नहीं है, वी हैव टू विजिट आवर डॉक्टर। सो डॉक्टर साहब, आपने कुछ रेड फ्लैग्स बताए हमारे ऑडियंस के लिए बड़े सिंपल तरीके से, और मुझे ये बताइए, आपने ये कहा कि नाउ दे शुड विजिट द पीडियाट्रिशियन, लेकिन इमीडिएटली लेट अस से दे फाइंड समथिंग और उनको लगे कि कुछ गड़बड़ है, तो व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन एट होम? बिकॉज मैंने देखा कई बार जो आपने जैसे वॉमिटिंग की बात कही, सो छोटे बच्चों में डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, सो समथिंग दैट दे शुड डू इमीडिएटली एट होम एंड देन मे बी कम एंड टेल द डॉक्टर। सो पेरेंट्स को फर्स्ट एड कह लीजिए या इमीडिएट जो अटेंशन चाइल्ड को कह लीजिए, जो घर में ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप सोचते हैं कि पेरेंट्स को इमीडिएट एक्ट करना चाहिए, पीडियाट्रिशियन से लाने के पहले वो क्या करना चाहिए? तो अगेन मैं पेरेंट्स से यही कहूँगा कि अगेन आपको ना क्लासीफाई करना पड़ेगा ये चीज़ कि चाइल्ड इज़ वेल लुकिंग और चाइल्ड इज़ सिक लुकिंग। अगर सिक लुकिंग है, उसका पेट ब्लोटेड हो रहा है और वॉमिटिंग हो रही है, देन मेरी एडवाइस रहेगी प्लीज़ रश टू द हॉस्पिटल, रश टू द इमरजेंसी एंड डोंट गिव एनीथिंग ओरली। उस टाइम उसके मुंह में कुछ भी, मुंह से कुछ ना दें, उसको एम्प्टी स्टमक रहने दें और आप अपने इमरजेंसी पहुँचें। लेकिन अगर आपको लगता है वेल चाइल्ड है, जस्ट थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट, थोड़ा बहुत पेन बता रहा है, बाकी डेट अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है, हम उसको सपोज़ कि अगर वो पेन बता रहा है, हमने कुछ कहा कि बेटा ये लेके आ जाओ, एंड ही फॉरगेट अबाउट द पेन, ही वेंट टू ब्रिंग दैट थिंग, ठीक है। तो अगर ऐसा थोड़ा सा पेन है, माइल्ड डिस्कम्फर्ट है, तो अब उसको घर पे आप उसको बोलें कि आप लेट जाएं, ठीक है, थोड़ा सा उसको वार्म कंप्रेस आप लगा सकते हैं थोड़ा सा, या जो हीटेड पैड्स होते हैं आप उनको दे सकते हैं, थोड़ा सा उसको पानी ऑफर करना है, थोड़े से एलिक्वेट्स में। ये भी देखें कि हो सकता है बच्चा भूखा ही हो, उसकी वजह से उसको हंगर पैंक्स हो रहे हों, तो उसको थोड़ा सा कुछ खाने के लिए और जो भी उसकी चॉइस का हो वो ऑफ़र करें। और अगर उसकी कोई चॉइस नहीं है तो ब्लेंड फूड ऑफ़र करें,
तो कर्ड हो गया, खिचड़ी हो गया, राइस हो गया, कुछ भी दाल हो गई, ऐसी टाइप की चीज़ें। और सिंपल सा पैरासीटामोल दे सकते हैं, जो आपको रिसेंटली जो भी आपके पीडियाट्रिशियन ने एडवाइस किया हुआ है, जो डोज जो, क्योंकि वेट भी बच्चों का चेंज होता रहता है, तो ऐसा ना हो कि अंडर डोज या ओवर डोज का कोई इशू हो। बट उसके अलावा सेल्फ मेडिकेट ना करें, क्योंकि पेन एब्डोमेन में जनरली जो बाकी मेडिसिन है, बाकी जो पेन किलर्स हैं, वो पेन एब्डोमेन को एग्रीवेट कर देते हैं। ओके। या वो मास्क कर देंगे कि भाई जो प्रॉब्लम है वही मास्क हो गई, तो इवन इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स एंड एज वेल एज फॉर द डॉक्टर ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर द पेन। दोस्तों, डॉक्टर बिलाल खान ने कुछ बेसिक चीज़ें बताई बच्चों के बारे में, जब स्पेशली उनको अगर पेट में दर्द हो और थोड़ा रो रहे हों, खाना ना खा रहे हों। उन्होंने कहा कि कई चीज़ें बिनाइन मतलब नॉर्मल इनोसेंट होती हैं, उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ रेड फ्लैग्स भी बताए जिससे आपको इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन के पास लाना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि अपने आप सेल्फ मेडिकेट बच्चे को ना करें, बिकॉज वो फिर पीडियाट्रिशियन को उसके सिम्टम्स और वो बताने में शायद और पता करने में कि एक्चुअल में बीमारी क्या है मुश्किल हो सकती है। अगर आप डॉक्टर बिलाल से कुछ और बातें करना चाहें, उनसे वीडियो कंसल्ट करना चाहें, मिलना चाहें, बच्चे को लेके आना चाहें, तो जो NH केयर ऐप हमारी स्क्रीन पे इस समय नज़र आ रहा है, उससे हमारा जो QR कोड नज़र आ रहा है, उससे NH केयर ऐप डाउनलोड करें, या www.narayanahealth.org में जाके डॉक्टर बिलाल खान से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बच्चे को लाके दिखा सकते हैं। कोई वीडियो कंसल्ट करके या कोई फ़ोन करके बात करनी है, वो भी आप डॉक्टर बिलाल से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा आगे चलते हैं। हमने पेट के बारे में, खाने पीने के बारे में जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, मैं कोई सीरियस बातों में आज की बात नहीं कर रहा था। आपने ये भी कह दिया अगर कुछ लगे बच्चा अनवेल है, जो माँ पहचान जाती है, आपने सही बोला, तो इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन के पास लेके आएँ। अब हम एक और टॉपिक के ऊपर चलते हैं, वो है बहती नाक, खांसी आना, और बच्चों का हम देखते हैं कोविड के बाद थोड़ा सा हम लोग भी ना इस तरफ ज़्यादा हमारी चिंता बढ़ गई है। जब भी किसी को खांसी होती है, नाक बहनी शुरू हो जाती है, हल्का सा फीवर हो जाता है। जब बच्चे में आप ये सब देखें, इमीडिएट क्या होना चाहिए पेरेंट्स का रिएक्शन, और कब बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना आपके हिसाब से बिल्कुल सही होता है? देखिए, जैसा आपने कहा ना कि कोविड के बाद थोड़ा सा हमारा ध्यान इधर जाने लग गया है। बट एक चीज़ हमने और देखी है बच्चों में कि कोविड के बाद थोड़ी डिसीज़ डायमेंशंस भी चेंज हुए हैं। पहले के मुकाबले अभी जो इन्फेक्शंस हैं बच्चों में वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, और शायद रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि कोविड ने एडल्ट्स को ज़्यादा परेशान किया डिसीज़ पर से, ठीक है, बट उस डिसीज़ को कंटेन करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थी, जो कंटेनमेंट्स थे, वो उसके लेट इफ़ेक्ट्स हम आज तक बच्चों में देख रहे हैं कि उनकी स्कूल मिस हुए, उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, उनकी फूड हैबिट्स पूरी चेंज हो गई हैं, उनकी स्लीप डिस्टर्ब हुई, वो उनको कॉन्स्टिपेशन बिकम सो प्रिवेलेंट कि जो बीमारी 10 से 15% होती थी वो अब 50% से ज़्यादा बच्चों में प्रॉब्लम देखी जा रही है, ठीक है, और उनसे रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हुई है। वो शायद इसलिए क्योंकि डाइट चेंज हुई है, डाइट गड़बड़ हुई है, तो उनसे वो मे बी उनके न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई है, आयरन डेफिशिएंसी हो गई है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गई है, जो विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इम्यून बूस्टिंग। तो एक तो वो वजह, प्लस हाँ ये कफ कोल्ड और ये सब भी ये काफ़ी बढ़ा है अभी। और लेकिन इसमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ठीक है, छोटे मोटा कफ कोल्ड अगर खाली नज़ला है, जुकाम है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास घर में सबके पास जनरली जब आपके पास छोटे बच्चे होते हैं तो आपके पीडियाट्रिशियन आपको सलाइन ड्रॉप्स जनरली प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो आप वो सलाइन ड्रॉप्स उनको यूज़ कर सकते हैं, जिससे बच्चे की नाक खुल जाती है, बच्चे को सांस लेने में ईज आउट हो जाता है और उसका थोड़ा सा कफ भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही कफ और इसके साथ में अगर हल्का फुल्का कफ भी है कि बस जस्ट 1 or 2 बाउट्स, मतलब इट्स नॉट बाउट्स, नॉट अ लॉन्ग बाउट, मतलब 1 or 2 टाइम कफिंग, सो यू कैन वेट एंड वॉच। अगर उसके साथ में फीवर भी आना शुरू हो जाता है या कफ के जो बाउट्स हैं वो थोड़े से प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं, और कभी कभी तो बच्चा इतना कफ करता है, कफ करते करते वो वॉमिट कर देता है, ठीक है, जिसको हम पोस्ट टसिव वॉमिटिंग बोलते हैं। या बच्चे में आप नॉइजी ब्रीदिंग हो रही है, बच्चा जब सो रहा है तो बहुत, मतलब जब सांस ले रहा है तो बहुत ज़्यादा साउंड्स आ रहे हैं। आप अगर पसलियाँ देख रहे हैं तो पसलियों में गड्ढे पड़ रहे हैं, नाक देख रहे हैं तो नाक के नथुने फूल रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे साइंस होते हैं कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के। तो वहाँ आपको फिर देर नहीं करनी है, वहाँ आपको अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना है, क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शंस में एक चीज़ है कि जब तक पीडियाट्रिशियन स्टेथोस्कोप लगा करके चेस्ट को ना ऑस्कल्टेट कर लें तो हमें ओरिजिन ऑफ कफ नहीं पता चलता कि नोज से है, कि ये थ्रोट से है, कि ये विंड पाइप से है, कि ये लंग से है। तो ये जिस भी लोकेशन से कफ का होगा उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट जो है टेलर करना पड़ेगा।
डॉक्टर साहब, हमारे इस प्रोग्राम की बेसिक जो फाउंडेशन थी, जो बुनियाद थी, वो प्रिवेंशन पे थी। और मैं हर डॉक्टर को जो लास्ट क्वेश्चन होता है, 5वां क्वेश्चन, वो हमेशा प्रिवेंशन के ऊपर पूछता हूँ। तो मैं छोटे छोटे 4-5 क्वेश्चंस हैं प्रिवेंशन के ऊपर आपसे पूछूंगा एक एक करके। सबसे पहले आप हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको बताइए, ईटिंग हेल्दी बच्चे के लिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईटिंग हेल्दी फॉर चिल्ड्रन। मैंने माओं को देखा है कि वो कोशिश करती हैं खिलाने को हेल्दी, बट वो नहीं खाते बच्चे। सो एज पर यू, व्हाट इज़ ईटिंग हेल्दी? एंड उससे साथ साथ जो है ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर, आई मीन यू नो वी अंडरस्टैंड दैट हमारी जो फास्ट पेस लाइफ में यू नो एवरीवन इज़ बिजी, बट इन दोनों के ऊपर ज़रा कुछ बताइए। देखिए, जो फाउंडेशन है वो हमें ना बहुत स्टार्टिंग से रखनी पड़ेगी ये चीज़। तो जैसे सर ने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग, तो ब्रेस्ट फीडिंग सबसे पहले तो बर्थ से ही हमें ये हेल्दी फीडिंग के अगर आदत डालें तो ब्रेस्ट फीडिंग कम्स फर्स्ट। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पेरेंट्स हम पर होती है, ठीक है, कि हम वो इनिशिएट करें और उसको सस्टेन भी करें अप्रोप्रिएट टाइम तक। और कम से कम 6 महीने तक तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। और उसके अलावा कोई टॉप फीडिंग मिक्स नहीं करनी है उसमें, क्योंकि वो मिक्स फीडिंग आपके बच्चे को ज़्यादा रिस्क पर ले जाती है, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, गट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ये सब चीज़। तो और साथ में फिर दूसरी चीज़ कि अगर जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, उसके बाद हम उसको शिफ्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, तो ब्रेस्ट फीड प्लस कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। तो अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है पेरेंट्स की कि वो उसको क्या हेल्दी खिलाएं, ठीक है। तो हेल्दी वो सब खाना है जो आप घर में खाते हैं, ठीक है। जो आप और मैं रोज़ खाते हैं वो सब हेल्दी खाना है जो हम घर में बनाते हैं। जो भी बाज़ार में चाट चौपाटी और ये सब है वो सब अनहेल्दी है, जंक फूड्स अनहेल्दी हैं, उनको नहीं खिलाना है। बट द प्रॉब्लम इज़ जो होम फूड है दैट इज़ नॉट दैट टेस्टी, जो आउटसाइड फूड है दैट इज़ टू टेस्टी, एंड बच्चे जो हैं वो उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। तो लेकिन कोशिश करनी है कि उनकी चॉइस के हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से, हो सकता है कि कोई एक चीज़ पे उनकी ज़्यादा एक फूड पसंद हो तो वही खिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो दूसरे फूड को नहीं चॉइस करें तो ज़बरदस्ती फोर्सफुल फीडिंग ना करें कोई भी। और कोशिश करें कि 5 चीज़ का इंक्लूजन उनकी डाइट में होना चाहिए। ग्रेन्स, होल ग्रेन्स हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे प्रोटीन भी मिलेगी, फाइबर्स भी मिलेंगे उसको। उनके डाइट में ऑल कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स, चाहे किसी भी फॉर्म में खिलाएं, खिचड़ी में डाल दें, दलिया में डाल दें, मिक्स कर दें, पेस्ट कर दें, कैसे भी खिलाएं। ऑल कलर्स ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, वो आपको देने हैं। और अप्रोप्रिएट मतलब जो उसका टेक्सचर होना चाहिए उसमें देना है। और फिर हो गया डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें कर्ड हो गया, योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, मिल्क हो गया, वो सब। और 5वां हो गया पानी। तो इन सारी चीज़ों को जैसा हम नॉर्मली बात करते हैं, तो दिस इज़ द हेल्दी डाइट, ठीक है। रही बात जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो अनहेल्दी फूड, जंक फूड और ये सब है, बहुत मुश्किल है आजकल बच्चों को अवॉइड करना। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा अलाउड है तो 1 सर्विंग पर वीक, नॉट मोर देन दैट। डॉक्टर साहब, एक स्पेसिफिक चीज़ के और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं, वो है कोक या पेप्सी विद चिप्स। ये बच्चे मतलब हमेशा आजकल देखा है कई बार खाते ही रहते हैं। तो हाउ डेंजरस इज दैट? यू नो, आई फाइंड इट वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। दिस इज टू डेंजरस। या तो प्लीज़ आप हमारे पेरेंट्स को बताइए कि इसको। हम तो यही सलाह देंगे कि ये चीज़ें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे पहली चीज़, जितनी भी फिज वाली चीज़ें हैं ये सब गैस्ट्राइटिस करती हैं, ब्लोटेड करती हैं और बच्चों को एक फिलिंग सेंस देती हैं। और जब बच्चा फिल्ड अपने आप को महसूस करेगा तो वो आपका नॉर्मल फूड लेगा ही नहीं, ठीक है। प्लस ये सारी, चाहे चिप्स हों, चाहे जंक फूड हो, चाहे कोक हो, दे आर हैविंग एडिटिव नेचर, ठीक है। और एडिटिव नेचर है तो जो बच्चे में एडिक्शन होता है तो फिर वो दूसरे फूड की तरफ माइग्रेट नहीं कर पाता खुद की अपनी चॉइस को। तो इन 2 चीज़ों को देखते हुए, प्लस जो चिप्स हो गए, कोक हो गए या जंक फूड हो गए, इनको हम कहते हैं न्यूट्रिशनली इनएप्रोप्रिएट फूड, यानी कि इनमें कैलोरीज तो इतनी हाई होती हैं बट न्यूट्रिएंट का लेवल बिल्कुल 0 होता है। सॉल्ट इतना हाई होता है जो हमारी किडनीज़ के लिए, हमारे वेट कंट्रोल के लिए जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ठीक है, इनको प्लीज़ अवॉइड करना है एज मिनिमम एज पॉसिबल। और अगर ये शुरुआत से आप ऐसी आदत बना के रखेंगे घर के खाने की, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। दूसरी चीज़ जो मैं आप चाहूँगा पेरेंट्स को बताएं, क्योंकि आप बोलेंगे तो शायद पेरेंट्स ये मानेंगे, वो है बच्चे की जो सेडेंट्री नेचर है। हाँ। मोबाइल को लेके बैठे रहना, लैपटॉप पे रहना। तो बच्चों को आई थिंक फिजिकल एक्टिविटी की तरफ उनको थोड़ा धूल मिट्टी में खेलने देना। जो पहले हम कहते थे पेड़ों पे चढ़िए, ये सब करिए, ये सब कितना इंपॉर्टेंट है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए? जो मेरा पर्पस था ये कहने का कि पोस्ट कोविड हम बहुत सारे डायनेमिक चेंज देख रहे हैं, और वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि बच्चों की सेडेंट्री लाइफ बहुत ज़्यादा हो गई है। और उसकी सेडेंट्री लाइफ के रीज़न थे कि स्कूल बंद हो गए तो भी आप रुक गए, फिर आप पार्क भी जाना बंद हो गया, ठीक है, वो भी हो गया,
जो कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हवा पानी मिलना चाहिए, वो सब बंद, क्योंकि आप घर में बंद हैं, पार्क नहीं जा रहे हैं, सनलाइट एक्सपोजर नहीं है। प्लस मोबाइल ने बहुत सारी अच्छी चीज़ लेके आई है, टेक्नोलॉजी सब कुछ है, लेकिन बच्चों को जब तक वो सेंस डेवलप नहीं होता है तब तक उनके लिए तो बहुत ही गंदी चीज़ है, ठीक है। और उसमें होता क्या है कि ना उसमें मिनट्स का पता है, ना आवर्स का पता है, ना डेज़ का पता है, यू जस्ट कीप स्क्रोलिंग थिंग्स और जो भी है, और वो क्या अप्रोप्रिएट कंटेंट देख रहे हैं, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देख रहे हैं, तो वो भी पेरेंट्स के लिए वॉच करना बहुत मुश्किल वाला काम है। तो ये मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि लेस देन 2 ईयर्स में आप कोई भी स्क्रीन उनको इंट्रोड्यूस ही ना करें, ठीक है। दिस इज़ अ रिकमेंडेशंस। और अगर स्क्रीन इंट्रोड्यूस भी करनी है तो उसमें जस्ट फॉर वन रीज़न, दैट इज़ दे हैव टू बी फेमिलियर विद देयर क्लोज रिलेटिव्स। तो अगर आप उनको वीडियो कॉल करके उनके नानी को दिखाते हैं, नाना को दिखाते हैं, दादी दादा या अपने उनके भाई बहन कजिन है, बस उसके पर्पज़ से अलावा उनको स्क्रीन इंट्रोड्यूस नहीं करनी है। दूसरी चीज़, अगर वो उससे बड़ा बच्चा है, जैसे 2 साल से 5 साल तक का बच्चा है, मैक्सिमम 1 आवर इन ए डे, और उसमें भी कंटेंट क्या देख रहे हैं वो आपको चूज़ करना है, वाइजली चूज़ करना है, ठीक है। और मोबाइल की जगह, मोबाइल और जो टैबलेट्स की जगह टीवी देखेगा ज़्यादा बेटर, बिकॉज देर वो डिस्टेंस मेंटेन करेगा एटलीस्ट, वो जो उसको आई स्ट्रेनिंग नहीं होगी उतनी। दूसरा, हैंड प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो स्क्रॉल करने की वजह से छोटी एज में बच्चों के क्रिस्ट और ये सब बहुत लचीले और बहुत मुलायम होते हैं, जिससे प्रॉब्लम लेटर ऑन आर्थराइटिस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। और तीसरा ये है, अगर 5 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको बहुत ही लिमिटेड करके डिस्कस करके, बच्चे को सेंस आ गया अब क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसकी अपनी चॉइसेस हैं, तो उसको आप एकदम से ना और हाँ नहीं कह सकते, तो उससे डिस्कस करके आप डिसाइड करें कितना टाइम स्क्रीन देखना है, ताकि वो अपने स्कूल का काम भी कर ले, सब काम कर ले, और खेलने कूदने का टाइम बचा के। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन इज़ ऑन वैक्सीनेशंस फॉर चिल्ड्रन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आई कैन नॉट एम्फसाइज ऑन इट्स इम्पॉर्टेंस, बट आपके हिसाब से पेरेंट्स के लिए इसका एक टाइम टेबल बना के रखना या पीडियाट्रिशियन से मिलना, क्या कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन स्पेसिफिक होते हैं? थोड़ा सा वैक्सीनेशंस के बारे में हमारे पेरेंट्स को बताइए। देखिए, ये वैक्सीनेशन प्लान जो हमारे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स या और अदर जो भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जिन्होंने एक शेड्यूल ऑफ इम्यूनाइजेशन तैयार किया, वो बड़ा दिमाग में ध्यान रख के तैयार किया है कि ताकि आप एक फ्रीक्वेंट विजिट आपकी एक पीडियाट्रिशियन से होती रहे, ताकि ना कि सिर्फ वैक्सीनेशन जो आपको फ्यूचर इलनेस से बचाएगा, ये आपको ये भी मौका देता है कि आप अपने बच्चे का वेट, अपने बच्चे की हाइट, ये भी सब प्रॉपरली मॉनिटर करें, ग्रोथ चार्ट में इसको प्लॉट करते रहें कि आपका बच्चा वेल ग्रो कर रहा है। क्योंकि द सर्टेन थिंग्स बच्चों में, क्योंकि बच्चे भी डेवलप हो रहे हैं तो बच्चों की इलनेस भी डेवलप होती है, ठीक है। ये तो वो धीरे से एकदम से पकड़ना, जैसे एक्यूट इलनेस है वो तो आसान होती है, लेकिन कोई चीज़ें ऐसी होती है जो ओवर द टाइम आपको पता चलती है। जैसे मान लिया कोई ग्रोथ फेलियर का कोई इशू है, किसी में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है, किसी को सेलिएक डिसीज है, जैसे नॉर्थ रीजन में बहुत होता है, गेहूँ हमारे यहाँ बहुत खाया जाता है, तो जो एलर्जी से गेहूँ से होती है वो बच्चे ग्रो नहीं करते प्रॉपरली। तो जब हम वैक्सीन के लिए प्रॉपरली हम मिलते रहते हैं डॉक्टर से, हम ग्रोथ चार्ट फॉलो करते रहते हैं, देन वी कम टू नो कि दैट समथिंग इज रॉन्ग देयर, ठीक है। तो इस लिहाज से वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वैक्सीन आपको फ्यूचर की सारी इलनेस से बचाती है। एक अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे, जस्ट फॉर कोविड अगेन रीजन, MMR का जो वैक्सीनेशन था इंडिया का, उसका कवरेज 90% था, एंड दैट हैज़ ड्रॉप टू 50 to 60%। और आप अभी पिछले 6 महीने से सुन रहे होंगे कि मीजल्स का आउटब्रेक इंडिया में हो गया है। वी वर प्लानिंग टू एलिमिनेट दिस डिसीज बाई 2023, ठीक है, और नाउ वी आर नोवेयर, ठीक है। तो दोबारा से छोटे छोटे जो जहाँ पर ज़्यादा भीड़ वाले इलाके हैं उनमें तो बहुत बुरी तरीके से मीजल्स फैला हुआ है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली वैक्सीनेशन आपके बच्चे को फ्यूचर बीमारियों से बचाता है, उनको हेल्दी रखने में मदद करता है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन आर रिकमेंडेड बाय एवरी पीडियाट्रिक बॉडी, सो प्लीज़ वैक्सीनेट योर चाइल्ड एंड फॉलो योर शेड्यूल ऑफ योर पीडियाट्रिशियन। दोस्तों, आई थिंक हमें एक बेटर डॉक्टर नहीं मिलता बच्चों के बारे में और उनकी जो कॉमन प्रॉब्लम्स आप जो फेस करते हैं पेरेंट्स, एज ए पेरेंट, उनके बारे में बताने के लिए डॉक्टर बिलाल खान ने बहुत ही सिंपल तरीके से आपकी जो कॉमन प्रॉब्लम्स थी, जो इश्यूज़ थे बच्चों के लिए, उनके बारे में एक सिंपल तरीके से हमें बताया। जो इम्पॉर्टेंट बातें उन्होंने बताई इज़ अबाउट वैक्सीनेशन शेड्यूल और पीडियाट्रिशियन से एक रेगुलरली मिलना, जो टेलीफोन्स, मोबाइल्स, जो हमारी स्क्रीन्स हैं उनसे बच्चों को दूर रखना, आपकी जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं और चिप्स, उनसे बच्चों को अलग रखना, नॉर्मल घर का खाना खाते रहना, थोड़ा सा बाहर जाके खेलना बच्चों को, ये सब बातें बहुत ही क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। अगर आप डॉक्टर बिलाल खान से मिलना चाहें, वीडियो कंसल्ट करना चाहें या उनसे बात करना चाहें, तो जो NH केयर ऐप इस समय QR कोड आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उससे वो डाउनलोड कीजिए
और डॉक्टर बिलाल खान से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या www.narayanahealth.org पे जाके भी आप डॉक्टर बिलाल से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कुछ और अगर मन में अभी डाउट्स रह गए हैं तो वो आप हम उनसे पूछ सकते हैं। इंटेंशन इज़ कि हमारे बच्चे अगर हेल्दी होंगे, इट विल लीड टू ए हेल्दी सोसाइटी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस पेरेंट्स टू कीप आवर हेल्थ चिल्ड्रन हेल्दी। और वैसे भी जब बच्चा बीमार होता है, रोता है, तो आपको पता है कि पेरेंट्स के दिल में क्या चलता है। डॉक्टर बिलाल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए और बताए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।